इसके तहत पहले के तय एजेंडों को निलंबित कर विशेष चर्चा होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडी गठबंधन दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इधर सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सरकार नीट मामले पर विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और शिक्षा मंत्री पूरे मामले पर सरकार की ओर से जवाब दे सकते हैं। और नीट पेपर लीक कांड मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रॉकी भी नेपाल भाग निकला है। चिंटू से उसने प्रश्न पत्र भिजवाया था। रॉकी एक दिन के लिए पटना आया था। गिरफ्तारी से पहले ही रॉकी फरार हो गया। हजारीबाग सेंटर पर धांधली में अहम भूमिका उसकी भी बताई जा रही है। तो एक तरफ जहां संजीव मुखिया को लेकर खबर सामने आई कि वो भी नेपाल में हैं, तो दूसरी ओर एक और आरोपी रॉकी के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो भी नेपाल की तरफ ही भाग निकला है। गिरफ्तारी से पहले वो भी फरार हो गया। हजारीबाग पूरे मामले में उसकी बहुत ही अहम भूमिका बताई जा रही है और इसी के मद्देनजर लगातार जांच पड़ताल जारी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी रॉकी भी नेपाल भाग निकला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट पेपर लीक कांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। चिंटू से प्रश्न पत्र भिजवाया गया था। पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? गिरफ्तारी से पहले रॉकी भी भागा, तो क्या हम ये समझें कि संजीव मुखिया और रॉकी एक साथ वहां निकला हो या कोई अलग प्लानिंग की गई थी? देखिए, जो जानकारी मिली है पुलिस सोर्सेस के हिसाब से, उसके मुताबिक ईओयू को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि संजीव मुखिया जो है वो नेपाल भाग चुका है और रॉकी भी जो है वो पटना आया है और पटना में कंकरबाग में है। जैसे ही जो ईओयू की जो टीम है वो दबिश डालने के लिए कंकरबाग पहुंची, रॉकी जो है वहां से फरार हो गया और फिर वो उसकी तलाश जो है लगातार आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो कर रही थी। लेकिन इस बीच जो खबर आई कि रॉकी जो है वो भी नेपाल भाग गया, तो दोनों अलग अलग टाइमिंग में नेपाल भागा है। और इस बात की जानकारी जो है जब ईओयू को हुई तो ईओयू जो है एक्शन में आई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कहीं न कहीं ईओयू जो है वो असफल हुई और यही वजह है कि रॉकी जो है वो फरार होने में कामयाब रहा। और ये भी जानकारी मिली कि रॉकी जो है उसने ही चिंटू को जो है वो प्रश्न पत्र सॉल्व करके भेजा था। अलग अलग जगहों से जो है प्रश्न पत्र उसने सॉल्व कराए थे अलग अलग सब्जेक्ट के और उसे व्हाट्सएप के जरिए जो है रॉकी को भेजा था। इस बात की जो है कबूल किया है रॉकी ने। ईओयू की पूछताछ में भी माफ कीजिएगा चिंटू ने ये स्वीकार किया और अब जाकर के जो हमारे सोर्सेज हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि रॉकी जो है वो ट्रैप हो जाता अगर थोड़ा समय और ईओयू को मिलता। लेकिन ईओयू को जब जानकारी मिली तो जैसे ही टीम कंकरबाग पहुंची वो वहां से फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि जब रॉकी को लेकर और भी अन्य जानकारी सामने आती है तो पुलिस किस तरह से इस एंगल पर आगे की कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और नीट पेपर लीक का मामला, गिरफ्तार 13 आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। बेउर जेल में ही पूछताछ होगी। 29 जून से पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। पूछताछ के लिए सीबीआई को अनुमति दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार 13 आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नीट पेपर लीक का ये मामला है। लगातार सभी आरोपियों से 29 जून से पूछताछ की जाएगी। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे केंद्र सरकार ने ऐसे अपराधियों के लिए 10 साल की सजा और पेनल्टी जैसा कानून बनाया, उसी तरह बिहार में भी मानसून सत्र में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली जैसे मामलों में कठोर कार्रवाई के लिए विशेष कानून लाया जाएगा। दोषियों पर स्पीडी ट्रायल करके 3 से 6 महीने में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है। 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था कर रही है।
और मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में पत्रकार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने शिवशंकर झा की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 25 जून को मनियारी के पास पत्रकार शिवशंकर झा की बदमाशों ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए अवध बिहारी सिंह और रजनीश शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 25/6/2024 को मनियारी थाना अंतर्गत माणीपुर पाकड़ चौक में एक शिवशंकर झा नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। ये पेशे से पत्रकार हैं और हत्या में को चाकू मार करके इनकी हत्या की गई थी। हम लोग के द्वारा उसी टाइम पे एक विशेष टीम का गठन किया गया था और टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। टीम का नेतृत्व इसमें SDPO 2 वेस्ट कर रहे थे और हमें इसमें जिन पे शुरू से डाउट था 2 लोगों की हमने उसी में गिरफ्तारी की है और FIR जो दर्ज किया गया है, FIR में भी 2 लोगों का नाम आया है, दोनों की हमने गिरफ्तारी की है। और नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार के लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई है। पूर्वी चंपारण में फुलवरिया नदी के उफान से फुलवरिया घाट डायवर्जन टूट गया है। 2 जिले पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले को फुलवरिया घाट डायवर्जन जोड़ता है, लेकिन ये डायवर्जन टूटने से इस घाट से होकर आना जाना बाधित हो गया है। फुलवरिया नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद दबाव बना था, जिसके बाद फुलवरिया घाट पर बने पुल पर भी दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। 2 सप्ताह पहले ही यहां RCC पुल का निर्माण हुआ। प्रशासन की ओर से पुल से होकर भारी गाड़ी नहीं चलाने की अपील की गई। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर के साइबर थाना में तैनात ट्रेनी सब इंस्पेक्टर दीपिका कुमारी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मृतक प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर दीपिका कुमारी मूल रूप से पटना के रामकृष्ण नगर की रहने वाली थी। दीपिका 4 बहनों में तीसरे नंबर की थी। उसके पिता ऑटो चलाते थे। 2020 में वो बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर बहाल हुई, जिसके बाद प्रमोशन पाकर सब इंस्पेक्टर बन गई। ट्रेनिंग पूरी कर 5 दिन पहले ही उसकी साइबर थाने में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टिंग हुई। गुरुवार की सुबह उसने मां को फोन कर डिप्रेशन में होने की बात कही। सिटी SP ने कहा कि पुलिस सभी एंगल से मामले की तफ्तीश लगातार कर रही है। और पटना के बीजेपी कार्यालय में बिहार बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में ये बैठक हुई, जिसमें बिहार के दोनों ही डिप्टी CM और बीजेपी कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सरकार के कामकाज को और बेहतर ढंग से करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर मंत्री नीरज बबलू ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग मामले से बिल्कुल बेदाग हैं। उन पर ना तो पहले दाग था और ना ही अब कभी लगेगा। मुख्यमंत्री जी का कुछ निर्देश होगा, बातें करना होगा तो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में बेहतर काम होना चाहिए, बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, जनता से जुड़ा मुद्दा को देखते रहना चाहिए, वर्करों का ध्यान रखना। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह का आरोप वाला कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। ये सब पहले भी नहीं लगता था, कहीं कुछ किसी को लगा होगा, लेकिन इस सब तरह का कोई बात नहीं है, कोई इस तरह का निर्देश नहीं है। देखिए, ये विषय सभी मंत्रियों के काम किए 1 महीने के अंदर जो अपने योजनाएं बनाई हैं सभी मंत्रियों ने, उस पर चर्चा हुई और किस प्रकार से सरकार के साथ संगठन का भी तालमेल रहे और साथ में आने वाले दिनों में हम बिहार के विकास में किस प्रकार से अगले 1 साल में और बेहतर परिणाम दे सकते हैं, उसकी समीक्षा। जितनी कल्याणकारी योजना है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसको अमली जमा बनाने के लिए 1 महीने में टारगेट दिया गया है और हम लोग फिर 1 महीने के बाद बैठेंगे और सारा टारगेट पूरा करके ही बैठेंगे और कोई दूसरी योजना नहीं थी। और बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार के स्तर पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और विकास के तय लक्ष्य पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मीटिंग के बीच में CM नीतीश कुमार का बुलावा आया, जिसके बाद उनसे बातचीत के लिए वो वहां से CM हाउस गए। बैठक के बाद डिप्टी CM विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयारी करने वाली पार्टी है और अभी से ही 2025 की तैयारियों में हम जुट गए हैं। जनता पार्टी इतने अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीती है और देश में सरकार बनाई
अब जनता का काम करना है। जनता के बीच में रोजगार हम लोगों ने बताया कि लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है, 11 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम करना है। क्या मिलने के लिए भी आप लोग रोक लगा दीजिए? वो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता हैं। हम लोगों के बीच में सरकार में वार्ता होते रहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है। चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं, संगठन की तैयारी करते हैं, और संगठन की तैयारी में भाजपा हमेशा सजग रहती है। और बिहार में बार बार क्यों गिर रहे हैं पुल, ये सवाल एक बार फिर से बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बिहार में एक और पुल जल समाधि लेने की कगार पर है। और इस बार किशनगंज में आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते एक सप्ताह में बिहार में ये चौथा पुल है जो उम्मीदों का बोझ नहीं ढो पाया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जनता करे पुकार, पुल बचाओ सरकार। तुकबंदी पर न जाइए, जरा इन तस्वीरों को देखिए। नीचे कनकई नदी और ऊपर पुल, लेकिन धंसा हुआ, मतलब कभी भी हादसा हो सकता है। तस्वीरें बिहार की किशनगंज की हैं। कनकई नदी पर बन रहा ये पुल 70 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा है और 2011 में 25 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। लेकिन 14 साल के अंदर ही जरा पुल की हालत देख लीजिए। हैरानी की बात यह है कि बीते सप्ताह भर में बिहार में ये चौथा पुल है जो जल समाधि लेने के मुहाने पर खड़ा है। इससे पहले मोतिहारी के घोड़ा सहन ब्लॉक में पुल जमींदोज हो गया था, जिसकी लंबाई लगभग 40 फीट थी और इसे लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया गया था। उससे पहले सीवान में भी महाराजगंज दरोजा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल भी गिर गया था। अररिया में लगभग 180 मीटर लंबा एक नवनिर्मित पुल ढह गया था। यह पुल अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर पुल बनाया गया था। सवाल है कि बिहार में पुल बार बार क्यों गिर रहे हैं और इन पुल गिरने के लिए जिम्मेदार कौन है? घटिया निर्माण सामग्री या फिर विकास की खराब नियत? जो भी हो, लेकिन जनता का भरोसा सरकारी सिस्टम से उठता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में पिछले 15 दिनों के अंदर 2 नए और 2 पुराने पुल टूट चुके हैं। पुल गिरने की सिलसिलेवार घटनाएं एक संयोग नहीं, बल्कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को दिखाती है। वहीं इंजीनियर डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि पुल टूटने के कई कारण हो सकते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। या तो पुल का डिजाइन सही नहीं या फिर मटेरियल घटिया इस्तेमाल किया जा रहा। इंजीनियर से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में बार बार पुल क्यों टूट रहे हैं? 15 दिनों की अगर हम बात करें तो 15 दिनों में 2 नए और 2 पुराने पुल टूट चुके हैं। हमारे साथ इंजीनियर डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी मौजूद हैं, जो कई पुल और कई सड़कों में अपना योगदान दे चुके हैं। सर, आपने कई पुल के निर्माण में अपना योगदान दिया, कई सड़कें भी आपने बनाई है। क्या लगता है बिहार में बार बार पुल क्यों टूट रहे हैं? एक्चुअली किसी भी पुल या किसी भी संरचना के टूटने या उसके कमजोरी के 3 प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1 डिजाइन में गड़बड़ी, नंबर 2 मटेरियल में गड़बड़ी और नंबर 3 एक्सक्यूशन में गड़बड़ी। ये अगर तीनों में से किसी में गड़बड़ी है तो पुल या कोई भी स्ट्रक्चर कमज़ोर हो सकता है और अल्टीमेटली वो कोलैप्स हो सकता है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर कोई पुल टूट रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके एक्सपर्ट की टीम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर किस चीज़ में गड़बड़ी था, वैसे डिज़ाइन में गड़बड़ी था या मटेरियल में गड़बड़ी था या एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी था। तभी इस बात की स्पष्टता हो पाएगी आखिर इसके पीछे क्या कारण थे। वैसे मेरा मानना है कि जिस तरह से बार बार पुल टूट रहे हैं, इसलिए सारे पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए ताकि समय से पहले उसका स्ट्रेंथनिंग किया जा सके, उसको मजबूती दिया जा सके। अब बिहार की अगर हम बात करें तो एक आम सी घटना हो गई है, करोड़ों की लागत से पुल का निर्माण होता है और वो टूट जाता है। कई उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं, कई इस्तेमाल के बाद टूटते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? क्या स्ट्रक्चर की कमी है, खराबी है या फिर मटेरियल का अभाव है? यहाँ पे तीनों में से किसी भी चीज़ का गड़बड़ी हो सकता है। मैं पहले भी बोला हूँ
कि इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्सपर्ट की टीम जो इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी पता चल पाएगा कि आखिर किस चीज़ में गड़बड़ी था, डिजाइन में गड़बड़ी था या मटेरियल खराब किस्म का यूज किया गया था। डॉक्टर सुनील चौधरी हमारे साथ थे, जो खुद एक इंजीनियर हैं, कई पुल निर्माण में अपना योगदान दे चुके हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर डिज़ाइन में कमी होगी, डिज़ाइन सही नहीं होगा तब भी पुल टूटते हैं, अगर मटेरियल सही नहीं होगा तब भी पुल टूटते हैं। और ये दो मुख्य कारण है पुल टूटने का, और शायद इन दोनों कारणों में से कोई एक कारण बिहार में जांच के बाद पता चलेगा कि क्या है जो बार बार बिहार में पुल टूट रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और मानसून के समय पटना में जल जमाव नहीं हो, हालात सामान्य रहे, इसे लेकर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक बहुत अहम बैठक की है। मंत्री ने सभी नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि हर निगम क्षेत्र में क्यूआरटी का गठन किया जाए, आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित रखे जाए, सभी आयुक्त हर दिन इलाके का भ्रमण जरूर करें। ये कंट्रोल रूम चले और 24 घंटे तक के अंदर हर जगह जल जमाव के प्रोन इलाके निकाल कर उसका सॉल्यूशन दिया जाए। साथ ही साथ सभी आयुक्त और महापौरों की जो सांसद विधायकों के साथ, पार्षदों के साथ हर नगर निगम क्षेत्र में बैठक होनी चाहिए। उसके लिए भी 30 तारीख का डेडलाइन तय किया गया, सभी नगर निगम क्षेत्र में हो। साथ ही साथ हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी आयुक्त कम से कम 2 घंटे अपने फील्ड विजिट पर रहें, ताकि कहीं भी समस्या हो तो वो फील्ड का प्रत्येक दिन फील्ड विजिट आयुक्तों का हो। और खगड़िया के अग्रहन गांव में एक बार फिर कटाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इस बार गांव का सरकारी स्कूल भी कटाव की चपेट में आ सकता है। मध्य विद्यालय अग्रहन स्कूल भवन तक नदी का कटाव आ पहुंचा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को हमेशा अपने घर डूबने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से समय रहते नदी के कटाव को रोकने की मांग की। हुई है, उतार चढ़ाव लगा रहता है कोसी का, बागमती का, तो उसमें जो है अग्रहण के जो है विद्यालय कटाव के मुहाने पे है। 2 दर्जन से अधिक घर जो है कटाव के मुहाने पे है। पानी चढ़ता और बढ़ता है, घटता है, तो उसमें होता क्या है कि पानी जब मतलब ऊपर होने लगता है तो कटाव शुरू हो जाता है, फिर नीचे होने लगता है तो कटाव शुरू हो जाता है। इसलिए जिला प्रशासन से मेरा मांग है कि यहाँ जो है कटाव होने से पहले अगर रोकथाम की व्यवस्था किया जाएगा तो अग्रहण के वजूद को बचाया जा सकता है, अग्रहण के विद्यालय को बचाया जा सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।